जय हिंद। आज हम राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। देखिए, संघीय कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी को मिलाकर संघीय कार्यपालिका बनती है। तो संघीय कार्यपालिका में आज हम राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जानेंगे। देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा कि भारत में किस प्रकार की सरकार की स्थापना की जाए। इस संबंध में सदस्यों ने कई प्रकार के विकल्प दिए। कुछ लोगों ने कहा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की जाए, जैसी अमेरिका में है, और ये कहा कि इसमें स्थायित्व का गुण पाया जाता है। और कुछ लोगों ने कहा कि स्विट्जरलैंड जैसी बहु कार्यपालिका की पद्धति अपनाई जाए, क्योंकि इसमें स्थायित्व और उत्तरदायित्व दोनों गुण एक साथ पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की प्रणालियों के गुण पाए जाते हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों के विपरीत संविधान निर्मात्री सभा के अधिकांश सदस्यों ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने का समर्थन किया और उन्होंने तर्क दिया कि इस शासन प्रणाली में अनेक गुण पाए जाते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें सरकार उत्तरदायी होती है और कार्यकारिणी पर विधानमंडल का नियंत्रण बना रहता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाए जाने के कारण शासन के तीनों अंग एक दूसरे से पृथक तथा स्वतंत्र होते हैं। कोई भी अंग एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तो संसदीय शासन प्रणाली की दूसरी विशेषता ये बताई गई कि साधारणतः इसमें स्थायित्व का गुण भी होता है। उत्तरदायित्व के लिए तो है ही जानी जाती है संसदीय शासन प्रणाली, पर साधारणतः इसमें स्थायित्व का भी गुण होता है। क्यों? कि इस शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है, जिसका निर्माण विधानमंडल में बहुमत प्राप्त दल द्वारा किया जाता है। दलीय अनुशासन के कारण मंत्रिपरिषद तथा विधानमंडल के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। जब एक दल की सरकार रहती है, तब तक इस बात की कोई संभावना नहीं हो सकती कि विधानमंडल और मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त करके उससे समय से पूर्व विघटित करा दे। जैसे वर्तमान में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो उसको कोई भी अविश्वास समय से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता। तो और इसके अतिरिक्त ये भी तर्क दिया गया कि हमारे यहाँ पर भारत देश में ब्रिटिश शासनकाल में इस प्रणाली से बहुत परिचित हो चुके थे। तो के मुंशी ने तो यहाँ तक कहा कि हमें इस महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि विगत 100 वर्षों में भारतीय सार्वजनिक जीवन ब्रिटिश संवैधानिक विधि की परंपरा पर आधारित है। हम लोग ब्रिटिश आदर्श को सर्वोत्तम मानते आए हैं। गत 30-40 वर्षों के अंतर्गत देश के शासन में अंशतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई है। हमारी संवैधानिक परंपरा संसदीय हो गई है और सभी प्रांतों में ब्रिटिश आदर्श की सरकार कार्य कर रही है। इस अनुभव के उपरांत हम 100 वर्षों में निर्मित परंपरा को क्यों छोड़ें तथा नवीन प्रयोग क्यों करें? ये बात थी कि हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। और अब प्रश्न ये उठा कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए कि प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो जब संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, तो कहा गया जब राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होगा तो उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराया जाना ठीक नहीं है। तो अब हम चर्चा करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के उस पर राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक व राज्य का प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत की संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित हैं, जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है।
यह अनुच्छेद 53(1) में वर्णित है। अब है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से किया जाता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं। नंबर 1, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन से निर्वाचित, ध्यान रखना है। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, यानी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। स्टेट इंक्लूड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द दिल्ली एंड पांडिचेरी, तो स्टेट में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी को भी सम्मिलित माना जाए। दस द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द दीज यूनियन टेरिटरीज शेल आल्सो पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, तो राष्ट्रपति के चुनाव में इन दो संघ शासित प्रदेशों के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। कौन भाग नहीं ले सकता। भारत के नागरिक, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभाओं में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी नहीं ले सकते। ऑल मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो राज्यों की विधान परिषद है, विधानसभा ने विधान परिषद, जैसे हमारे यहाँ कुछ राज्यों में विधान परिषद है, तो उन विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी असेंबलीज, और दिल्ली और पांडिचेरी की असेंबली में भी जो मनोनीत सदस्य हैं, मनोनीत, निर्वाचित नहीं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो यहां बताया गया कि कौन भाग नहीं ले सकते। वाई नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट। अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हमने अप्रत्यक्ष पद्धति क्यों अपनाई है, डायरेक्ट क्यों नहीं अपनाई, क्योंकि प्रेसिडेंट इज नॉट द रियल एग्जीक्यूटिव। सीधी बात है कि हमने संसदीय शासन व्यवस्था को एडॉप्ट किया है। जब संसदीय शासन व्यवस्था को एडॉप्ट किया है तो हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति होगा वो नाम मात्र का प्रधान होगा, इसलिए कहा गया है प्रेसिडेंट नॉट द रियल एग्जीक्यूटिव। हमारे यहाँ पर दो प्रकार की कार्यपालिका हैं, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, जबकि नाम मात्र की जो कार्यपालिका है, जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, वो राष्ट्रपति होता है। तो प्रेसिडेंट वास्तविक कार्यपालिका नहीं है। दूसरा, डायरेक्ट इलेक्शन हैज ह्यूज कॉस्ट ऑन एक्सचेकर। डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है। If both president and PM are directly elected, then the chances of conflict increases. अगर दोनों ही डायरेक्ट चुने जाए, जैसे प्रधानमंत्री तो होता ही है, और प्रेसिडेंट को भी डायरेक्ट चुन लिया जाए, तो ये चांस रहते हैं कि उसमें शक्ति संघर्ष हो जाए। तो इससे बचने के लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इनडायरेक्ट रखा गया है। MP and MLA can vote in president election by virtue of their membership to houses. Thus, if any member loses his membership of the houses or house is dissolved, they cannot vote. देखिए, MP और MLA जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के चुनाव में वोट केवल इस आधार पर करते हैं कि वो किसी हाउस के सदस्य हैं, चाहे वो राज्य विधानसभा हो, चाहे वो संघीय संसद के सदस्य हों। अगर उनका किसी कारण से सदस्यता निरस्त हो जाती है या वो विधानसभा भंग हो जाती है, तो वो उस सदस्य नहीं रहते, इसलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। अब है हम राष्ट्रपति चुनाव में योग्यताओं को पढ़ लेते हैं कि हु कैन बी द की योग्यताएं क्या हैं। द क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट।
अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं बताई गई हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। और राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये है। किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करने पर उसकी जमानत जब्त हो जाती है। तो ये थी उसकी योग्यताएं। अब हम पढ़ेंगे टर्म। आर्टिकल 62 The aim of holding election to fill vacancy in the office of the president and the term of office of the person elected to fill casual vacancy. If vacancy is due to expiration of the term of office, election shall be completed before the expiration of the term. यानी ये कहना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव उसका कार्यकाल खत्म होने से पहले करा लिया जाना चाहिए। ये हो गया। इफ वैकेंसी ऑकर्स ड्यू टू हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ अदरवाइज, इलेक्शन शैल बी हेल्ड इन नो केस लेटर देन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से खाली हो, या तो उसकी मृत्यु हो गई हो, या उसने त्यागपत्र दे दिया हो, या उसको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया गया हो। इलेक्शन शैल बी हेल्ड इन नो केस लेटर देन 6 months, तो 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। डेट ऑफ ऑक्यूरेंसेज ऑफ वैकेंसी, जिस दिन से ये वैकेंसी क्रिएट हुई है, यानी जिस दिन से उसने त्यागपत्र दिया है, जिस दिन से उसको हटाया गया है, जिस दिन से उसकी मृत्यु हो गई है, उस दिन से 6 महीने के भीतर किसी भी कंडीशन में चुनाव हो जाना चाहिए। द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द वैकेंसी शैल बी एंटाइटल्ड टू होल्ड द ऑफिस फॉर फुल टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। यानी जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो पूरे 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किसमें दी गई है? उस 55 में। द ऑब्जेक्टिव इज टू सिक्योर द यूनिफॉर्मिटी, तो इस जो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है, और इसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहा जाता है। और इसको अपनाने के पीछे कारण थे कि राज्यों के मध्य भी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, और एक साथ राज्य और जो संघ सरकार है उसके मध्य भी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, क्योंकि हमारे यहाँ संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। Accordingly, the number of votes which each MP and MLA is entitled to cast shall be determined in the following manner. इसलिए इसी के अनुसार कि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, तो जो पद्धति अपनाई गई है उसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति कहा जाता है, जिसमें मतदान गुप्त होगा और यथासंभव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता रखी जाएगी। हम मत मूल्य के निर्धारण को देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ वोट वैल्यू हेल्ड बाय ईच एमएलए, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, यानी एक राज्य विधानसभा के सदस्य एमएलए
का मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है? तो उसके मत के मूल्य निकालने का है, यानी राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का भाग दे दिया जाता है, और जो आता है, जो भी भागफल आता है उसको अगेन 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। सपोज टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज 10 लाख एंड एमएलए आर 100, देन ईच एमएलए विल गेट 10 वोट। हमने यहाँ क्या किया कि 10 लाख में इसका भाग दिया 100 का, 10 लाख में 10 लाख तो जनसंख्या हो गई और 100 एमएलए की संख्या हो गई। अब इसमें जो भाग दिया और जो भी भागफल आया उसमें हमने फिर 1000 का भाग दे दिया, तब आएगा विल गेट 10 वोट्स। ईच एमएलए का जो मत मूल्य होगा वो 10 वोट होगा। इफ देयर इज ए रिमाइंडर इन एबव केस देन इट विल बी सेटल एज फॉलो। अगर ऐसा करने पर कुछ शेषफल बचता है, तो अगर शेषफल 0.5 और उससे ज़्यादा बचेगा तो उसको अगली संख्या माना जाएगा। जैसे शेषफल में 0 मान लीजिए ये आया 256.5555, तो जो अगली संख्या मानी जाएगी ये पूर्णांक में आ जाएगा, इसको माना जाएगा। देन इट विल बी काउंटेड एज 257। इफ रिमाइंडर इज लेस देन 0.5 देन इट विल बी नेग्लेक्टेड। अगर जो शेषफल है, जो पॉइंटों में जो संख्या आई है वो आधे से कम है, 0.5 से कम है, तो उसको विचार नहीं किया जाएगा, केवल मूल संख्या ही मानी जाएगी, पूर्णांक ही माना जाएगा। तो ये थी एक राज्य के एमएलए के मतमूल्य को निकालने का सूत्र। यानी उस राज्य की टोटल जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए की संख्या का भाग दिया जाता है और उस भागफल को भी 1000 से फिर भाग कर दिया जाता है, तो वो मतमूल्य निकल के आ जाता है। क्वांटिटी ऑफ वोट वैल्यू हेल्ड बाय द ईच एमपी। अब हम एमपीज की वोट वैल्यू काउंट करेंगे। एमपीज की वोट वैल्यू का सूत्र है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज। पूरे भारत देश की जितनी भी विधानसभाओं के एमएलएज के हमने मतमूल्य निकाला उन सबको जोड़ दिया जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए, जो वोट वैल्यू हमने निकाली पिछले सूत्र से, वो सारी विधानसभाओं के जितने भी एमएलए थे उन सब के वोट वैल्यू को जोड़ करके उसमें भाग दे दिया जाएगा किसका? टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज का। सपोज इन एमएलए if there in only one state total value of vote of all MLA is 100 into 10। माना कि वोट वैल्यू एक एमएलए की 10 थी और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 100 थी, तो उस पूरी विधानसभा के सदस्यों का मतमूल्य 1000 है। इफ नंबर ऑफ एमपीज इज 10 देन ईच एमपी विल गेट 100 वोट्स, कैसे भी कह लीजिए। रूल्स ऑफ रिमाइंडर इज सेम एज, सो हमने रूल ऑफ रिमाइंडर सेम रहेगा। हाँ, पॉपुलेशन मीन्स until the relevant figure of the first census taken after the year 2026 have been published be constructed as reference to the 1917 census। देखिए, अभी राष्ट्रपति के चुनावों में राज्यों की जनसंख्या का जो हिसाब किया जाता है वो 1971 की जनसंख्या को माना जाता है। ये इसलिए किया जाता है, ये भी एक यूनिफॉर्मिटी के कारण किया जाता है कि राज्यों के मध्य अंतर ना बढ़े, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण का लक्ष्य 1971 तक प्राप्त कर लिया था और बाकी उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी। इसलिए ये मानक रखा गया है कि 1971 की जनगणना से ही राष्ट्रपति के चुनाव होगा। अब ये 2026 तक कर दिया गया है, तो 2026 के बाद जो जनगणना का फिगर होगा उसके हिसाब से फिर तय होगा कि ये 1971 ही रहेगा या नया जो जनगणना होगी उससे राष्ट्रपति का चुनाव होगा।
द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट सेल बी हेल्ड इन अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से होता है। बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन सेल बी सीक्रेट बैलेट, यानी राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और उसमें भी गुप्त मतदान विधि। अब कैसे होता है? ईच वोटर का मतलब एमपी और एमएलए while casting his vote is required to indicate his preference by making 1 2 3 and shown against the name of the candidate। जब एमपी और एमएलए अपना वोट डालने जाएंगे, वो उसका वोट तो एक ही होगा लेकिन उसका मत मूल्य सबका अलग अलग होगा। तो क्या होगा, जब एमपी और एमएलए वोट डालने जाएंगे तो जिसको भी कैंडिडेट को वोट डालेंगे एक्स वाई जेड, तो उसके सामने वो अपनी प्रीफरेंसेस, अपनी वरीयताओं को अंकित करेंगे। 1 2 3 4 इस प्रकार वरीयताओं को अंकित करेंगे कि फर्स्ट वरीयता इसको, सेकंड वरीयता इसको, थर्ड वरीयता इसको। इनिशियली फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स आर काउंटेड, और मतदान के बाद जब काउंटिंग होती है तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट मत वरीयताओं के वोटों को काउंट किया जाता है। इफ एनी कैंडिडेट सेक्योर रिक्वायर्ड कोटा ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अगर कोई भी सदस्य एक निर्धारित कोटा प्राप्त कर लेता है प्रथम वरीयता का, तो उसे इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है। तो देखिए, एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। निर्धारित कोटा क्या होता है, न्यूनतम कोटा क्या होता है कि हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि जो भी राष्ट्रपति बने वो कम से कम पूर्ण बहुमत प्राप्त करे, यानी आधे से एक ज़्यादा मत प्राप्त करे। तो इसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया न्यूनतम कोटा का। उसका मतलब है कि कुल वैध मत बटे 2 + 1, यानी डाले गए कुल वैध मत बटे 2 + 1। ऐसा करने से क्या होगा कि आधे से एक ज़्यादा, डाले गए वोटों के आधे से एक ज़्यादा की संख्या प्राप्त होगी, वो स्पष्ट बहुमत होगा, और वो उस कोटे को प्राप्त कर लेगा वो क्या होगा, विजयी घोषित हो जाएगा। इफ दिस डज नॉट हैपन, अगर ये नहीं हो पाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स ऑफ लास्ट कैंडिडेट आर कैंसल्ड एंड हिज सेकंड प्रेफरेंस वोट्स आर ट्रांसफर्ड। अगर प्रथम वरीयता के मतों से स्पष्ट कोटा किसी को प्राप्त नहीं होता है, यानी आधे से एक ज़्यादा मत किसी को प्राप्त नहीं होता है, कुल मतों के आधे से एक ज़्यादा मत किसी को प्राप्त नहीं होता है, तो क्या होगा, दूसरी गणना की जाएगी। उसमें क्या होगा कि जिसको प्रथम वरीयता के सबसे कम मत मिले हैं, पहली गिनती में जिसको प्रथम वरीयता के सबसे कम मत मिले हैं, उसको बाहर कर दिया जाएगा, और उसकी जो उसके बैलेट पर जो सेकंड वरीयता दी गई है, उनको उन प्रतिनिधियों में बांट दिया जाएगा, बचे हुए में उनके वोटों में काउंट कर दिया जाएगा उसकी सेकंड वरीयता को। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल ए कैंडिडेट सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक वो व्यक्ति रिक्वायर्ड मतलब निर्धारित कोटे को प्राप्त ना कर ले। सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज टू गेट 1 वोट मोर देन 50% ऑफ टोटल वोट गिवन। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए क्या चाहिए कि वो 50% यानी हाफ से एक ज़्यादा मत प्राप्त करे। दिस विल इंश्योर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी टू 1 कैंडिडेट, और इससे क्या होगा कि वो पूर्ण बहुमत प्राप्त कर पाएगा। ये उसका चुनाव था 14 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिसमें रामनाथ कोविंद जी और मीरा कुमार। एज ऑफ 2017 द इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजेज ऑफ 776 एमपी एंड 4120 एमएलएज। टोटल एलिजिबल वोट्स वर 10,98,903, yielding a threshold for a majority of 5,49,452 वोट। नॉमिनी रामनाथ कोविंद एंड मीरा कुमार। इलेक्टोरल वोट इतने, परसेंटेज इतने, तो रामनाथ कोविंद जी जीत गए। ये थी सारी प्रोसेस।